कुछ दिन पहले मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था जो कि एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है। कैजुअली बात करते समय उसने एक कॉन्फेस की जो मुझे काफ़ी शॉकिंग लगी। हाई सैलरी अर्न करने के बाद भी वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं था। उसे लगता था कि वो अभी भी उस लेवल पर नहीं पहुंचा है जहां उसे होना चाहिए था। नेचुरली क्यूरियस होकर मैंने उससे पूछा कि उसे ऐसा क्यों लगता है। उसने बताया कि उसके आसपास के लोग उससे ज़्यादा सक्सेसफुल दिखते हैं। कोई बड़ी कार खरीद रहा है, कोई नए घर में अपग्रेड कर रहा है, तो कोई ओवरसीज वेकेशन एंजॉय कर रहा था। इंस्टाग्राम पे उनकी पोस्ट देखकर उसे लगता था कि उसने लाइफ में अभी तक इनफ अचीव नहीं किया है, और ये फीलिंग उसके दिमाग में हर रोज़ बनी रहती थी। अब उसकी बात ने मुझे कुछ सोचने में मजबूर कर दिया। सोशल मीडिया के इरा में ऐसी फीलिंग आना बहुत कॉमन हो गया है। कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हम कॉन्स्टेंटली खुद को दूसरे से कंपेयर करते रहते हैं, और ऑब्वियसली हमेशा कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जो हमसे बेटर कर रहा होगा। ये एक एंडलेस साइकिल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फाइनेंशियली अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। इट जस्ट मीन्स कि आप गलत बेंचमार्क सेट कर रहे हैं। अब इस वीडियो में मैं आपके साथ 9 ऐसे क्राइटेरिया शेयर करूंगा जो आपको अपनी फाइनेंशियल वेलनेस को एक्यूरेटली असेस करने में हेल्प करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनीज हिंदी यूट्यूब चैनल। यूट्यूब पर आपको लाइफ लेसन्स और इमोशनल वेलबींग की काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन ये वीडियो स्ट्रिक्टली उन कंक्रीट और क्वांटिफाइबल क्राइटेरिया के बारे में है जिनके बेसिस पर आप अपनी फाइनेंशियली वेलबींग को एक्यूरेटली असेस कर सकते हैं। ऑफ कोर्स, खुद को फाइनेंशियली सक्सेसफुल बोलने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सभी क्राइटेरिया को क्लियर कर रहे हों, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर क्राइटेरिया हर किसी पर अप्लाई होगा। आइडिया सिर्फ इतना है कि आपको फाइनेंशियल सक्सेस के बारे में सोचने के लिए एक ब्रॉड फ्रेमवर्क दिया जाएगा। अब अगर आप इनमें से काफ़ी सारे क्राइटेरिया क्लियर कर लेते हो, या आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से सबसे ज़रूरी क्राइटेरिया पूरे कर लेते हो, तो भी आपने ये टेस्ट पास कर लिया होगा। अपने लिए कौन से क्राइटेरिया सबसे ज़रूरी हैं ये सिर्फ आप ही जानते हैं, इसलिए इन सभी पॉइंट्स को ध्यान से देखिए। अब अगर आपको लगे कि कुछ पॉइंट्स पर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगी कि आपका फाइनेंशियल सक्सेस स्कोर इंप्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन पहले क्राइटेरिया पर जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो देयर इज अ हाई चांस यू हैव अ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जिसे आपने केयरफुली बनाया है, सही फंड सिलेक्ट किए, रिस्क बैलेंस किया और रिमेन डिसिप्लिन्ड। लेकिन रिस्क एंड परफॉर्मेंस क्वाइटली आपके पोर्टफोलियो में क्रिप कर लेते हैं विदाउट यू नोटिसिंग, एंड दैट्स व्हाई वी क्रिएटेड ईटी मनीज पोर्टफोलियो हेल्थ चेक। अब आप जान सकते हैं कि आपका पोर्टफोलियो सच में 10 आउट ऑफ 10 है या सिर्फ दिखने में ऐसा लगता है। हम आपके पोर्टफोलियो को 100 से ज़्यादा पैरामीटर्स पर एनालाइज करते हैं और आपको एक ओवरऑल स्कोर बताते हैं, और साथ ही हाउ यू स्कोर ऑन 4 की पिलर्स। तो यू कैन सी हाउ योर पोर्टफोलियो रेट्स ऑन परफॉर्मेंस, रिस्क, डाइवर्सिफिकेशन एंड योर ओन इन्वेस्टिंग बिहेवियर्स, और साथ ही यू गेट पर्सनलाइज्ड सजेशंस ऑन हाउ टू इंप्रूव योर स्कोर। सो डू चेक इट आउट। इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि सेविंग्स ही फाइनेंशियल सक्सेस की फाउंडेशन होती हैं। सेविंग्स आपके इन्वेस्टमेंट की शुरुआत होती है जो टाइम के साथ एक बड़ा कॉर्पस बना सकती है। अब फाइनेंशियल सक्सेस मेजर करने का पहला बेंचमार्क है अपनी इनकम का कम से कम 15 से 20% सेव करना। ऑफ कोर्स, सेविंग्स रेट जितना ज़्यादा होगा, वेल्थ क्रिएशन उतनी ही फास्ट होगी। इनफैक्ट आपका सेविंग रेट्स ही वेल्थ क्रिएशन का सबसे बड़ा डिटर्मिनेंट है। आप जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, आपकी वेल्थ उतनी ही तेज़ी से ग्रो करेगी, चाहे रिटर्न्स थोड़े कम भी क्यों ना हो। फॉर इंस्टेंस, अलग अलग एसआईपी अमाउंट्स और रिटर्न्स के बेसिस पर 1 करोड़ एक्यूमुलेट करने के लिए कितना टाइम लगेगा ये देखिए। 5000 रुपये एसआईपी को 18% एनुअल रिटर्न के साथ 1 करोड़ क्रॉस करने में 21 साल लगेंगे, लेकिन 10,000 की एसआईपी ये माइलस्टोन सिर्फ 19 साल में अचीव कर लेगी, इवन एट 15% एनुअल रिटर्न्स। अब 20,000 की एसआईपी को ये टारगेट अचीव करने के लिए सिर्फ 17 साल लगेंगे, और सिर्फ 10% एनुअल रिटर्न पर। और 40,000 की एसआईपी को सिर्फ 13 साल लगेंगे टारगेट अचीव करने के लिए, इवन एट अ लोअर रेट ऑफ 8% पर एनम। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिटर्न्स मार्केट मूवमेंट्स पर डिपेंड करते हैं, और इसलिए लार्जली आपके कंट्रोल में नहीं होते। लेकिन सेविंग्स रेट पर आपका कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा होता है, और इनिशियल ईयर्स में एक्यूमुलेटेड कॉर्पस में रिटर्न से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आपकी सेविंग्स का होता है। बाद के सालों में जाकर रिटर्न्स का इम्पैक्ट डोमिनेंट बनना शुरू होता है। अब सेविंग रेट एग्जैक्टली होता क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज टोटल सेविंग्स ओवर पीरियड डिवाइडेड बाय टोटल इनकम ओवर द सेम पीरियड। ये पीरियड मंथली, ईयरली या किसी भी फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर हो सकता है जो आपके लिए कन्वीनियंट हो। लेकिन बेटर यही है कि थोड़ा लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव रखा जाए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इनकम और सेविंग्स दोनों फ्लक्चुएट हो सकते हैं। बट सेविंग्स में क्या क्या आता है? सिंपल सी बात है, जो पैसा कंज्यूम नहीं हुआ यानी खर्च नहीं हुआ वो सेविंग्स है। इसलिए रेगुलर सेविंग्स के अलावा आपके एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशंस और एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशंस भी आपकी सेविंग्स का पार्ट हैं।
अगर आप एक्स्ट्रा ईएमआई पे करते हैं या लोन का लमसम पेमेंट करते हैं तो वो भी सेविंग्स में काउंट किया जा सकता है, क्योंकि उससे फ्यूचर इंटरेस्ट बर्डन कम हो जाता है और ओवरऑल फाइनेंशियल वेलबींग इंप्रूव होती है। लेकिन मिनिमम ईएमआई जो आपको वैसे भी देनी होती है वो सेविंग्स नहीं मानी जाएगी। इसी तरह अगर मार्केट के मूव होने से आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ जाती है तो उस इंक्रीज को भी सेविंग्स नहीं कहा जा सकता। दूसरी तरफ टोटल इनकम में सैलरी, रेंट, साइड बिजनेस या किसी भी सोर्स से आने वाली इनकम इंक्लूड होगी। अब नेचुरली हर किसी के लिए शुरू से ही 15 से 20% सेविंग रेट अचीव करना पॉसिबल नहीं होगा। ऐसे में 10% जैसा मॉडेस्ट टारगेट से स्टार्ट करना और फिर ग्रेजुअली उसे इंक्रीज करना ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है। आप अपने एनुअल बोनसेस या किसी भी विंडफॉल इनकम को भी डायरेक्ट सेविंग्स में एलोकेट करके अपना ओवरऑल सेविंग रेट बूस्ट कर सकते हो। सेविंग रेट की सबसे अच्छी बात यह है कि ऑटोमेटिकली अपने इनकम के साथ स्केल होता रहता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे सेविंग अमाउंट भी बढ़ता है। और इसी के साथ चलते हैं दूसरे क्राइटेरिया पर। क्रेडिट यूटिलाइजेशन का मतलब है कि आप अपने अवेलेबल रिवॉल्विंग क्रेडिट का कितना हिस्सा यूज कर रहे हैं। अब इस रिवॉल्विंग क्रेडिट में क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लाइंस ऑफ क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज आती हैं। बेसिकली कोई भी ऐसी क्रेडिट फैसिलिटी जिसे आप टैप, पे बैक और देन रीयूज कर सकते हैं। इसे कैलकुलेट करने के लिए आप अपने टोटल आउटस्टैंडिंग क्रेडिट को टोटल क्रेडिट लिमिट से डिवाइड करते हैं। अब जितना लोअर आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन होगा उतना बेटर समझा जाता है। एज ए थंब ऑफ रूल अगर आप 30% से नीचे हैं तो जनरली ठीक है। 10 से 20% का यूटिलाइजेशन काफ़ी हेल्दी माना जाता है, लेकिन अगर ये 50 से 60% या उससे ज़्यादा है तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। फाइनेंशियली अनहेल्दी होने के अलावा हाई क्रेडिट यूटिलाइजेशन आपके क्रेडिट स्कोर को भी इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि क्रेडिट रेटिंग्स एजेंसीज को लग सकता है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रेस में हैं या फिर डेट पर ज़्यादा डिपेंडेंट है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाहे आप सारे ड्यूज टाइम पर पे करते हों फिर भी हाई यूटिलाइजेशन आपके क्रेडिट स्कोर को हर्ट कर सकता है। सिर्फ क्रेडिट स्कोर ही नहीं, हाई क्रेडिट यूटिलाइजेशन आपको डेट ट्रैप में भी डाल सकता है अगर आप पूरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट रीपे नहीं कर पाते। एक और अच्छी प्रैक्टिस ये है कि अपने क्रेडिट यूटिलाइजेशन को अलग अलग कार्ड्स और क्रेडिट फैसिलिटीज में स्प्रेड करके रखना, इंस्टेड ऑफ कि एक ही कार्ड में हेविली यूज करके या मैक्स आउट करना। क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल अवॉइड करना भी हेल्पफुल होता है। और अगर आप रिस्पॉन्सिबली मैनेज कर सकते हैं तो अपनी क्रेडिट लिमिट्स इंक्रीज करवाना भी यूटिलाइजेशन रेशो को इम्प्रूव कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं अगले क्राइटेरिया की। हाउसिंग एक बेसिक नेसेसिटी है, लेकिन आज के टाइम में ये सबसे एक्सपेंसिव बन चुकी है। स्पेशली इन मेट्रो सिटीज़ हाई प्रॉपर्टी प्राइसेस की वजह से बहुत लोग रेंटेड एकोमोडेशन में शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रेंटल्स भी अब अफोर्डेबल नहीं रहे। जनरली एक रूल ऑफ थंब ये है कि आपको अपनी ग्रॉस इनकम का 30% से ज़्यादा हाउसिंग पर स्पेंड नहीं करना चाहिए। अगर आप रेंटर हो तो इस अमाउंट में रेंट, मेंटेनेंस, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी जैसी यूटिलिटीज़ और पार्किंग चार्जेस भी इंक्लूड होंगे। और अगर आप होम ओनर हैं तो इसमें होम लोन ईएमआई, प्रॉपर्टी टैक्सेस, मेंटेनेंस चार्जेस, यूटिलिटीज़, इंश्योरेंस और बाकी रिलेटेड एक्सपेंसेस इंक्लूड होंगे। अपना हाउसिंग रेशो कैलकुलेट करने के लिए टोटल मंथली हाउसिंग कॉस्ट को टोटल मंथली ग्रॉस इनकम से डिवाइड कीजिए। अगर आपका हाउसिंग रेशो बहुत हाई है तो इसका इम्पैक्ट आपके बाकी एक्सपेंसेस, लाइफस्टाइल और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स पर पड़ सकता है। हालांकि ये 30% वाला नंबर कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है। स्मॉलर सिटीज़ में आइडल रेशो 20% के आसपास भी हो सकता है, जबकि मेट्रो सिटीज़ में 30% से ऊपर जाना भी कॉमन है। और नेचुरली आपकी लाइफस्टाइल प्रेफरेंसेस, फैमिली रिक्वायरमेंट्स और प्रायोरिटीज़ भी मैटर करती हैं। अगर आप हाउसिंग पर थोड़ा ज़्यादा स्पेंड करते हैं लेकिन बाकी एक्सपेंसेस को कट और एफिशिएंटली मैनेज कर लेते हैं तो भी सिचुएशन बेटर हो सकती है। फिर भी क्योंकि हाउसिंग कॉस्ट ज़्यादातर लोगों के बजट का एक मेजर हिस्सा होती है, इसे कंट्रोल में रखना आपके फाइनेंशियल हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। चलिए अब चलते हैं अगले मैट्रिक्स पर। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के डेटा के अकॉर्डिंग कैलेंडर ईयर 2025 के फोर्थ क्वार्टर में इंडिया का हाउस होल्ड डेट जीडीपी के 48% तक पहुंच गया था, जो अब तक का हाईएस्ट लेवल है। और नेचुरली ज़्यादा डेट फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है, इसलिए मैनेजेबल डेट एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि आप फाइनेंशियली अच्छी पोजीशन में हैं। यहाँ एक अच्छा बेंचमार्क है अपना डेट सर्विसिंग रेशो 35% या उससे नीचे रखना। इस रेशो को कैलकुलेट करने के लिए आप अपने टोटल मंथली डेट पेमेंट्स को टोटल मंथली इनकम से डिवाइड करते हैं। अब टोटली मंथली डेट पेमेंट्स में आपकी सारी ईएमआईज इंक्लूडिंग होंगी, जैसे होम लोन ईएमआई, कार लोन ईएमआई, एजुकेशन लोन ईएमआई या किसी भी और डेट की मंथली पेमेंट। आइडली इस 35% की लिमिट के अंदर होम लोन ईएमआई का सबसे बड़ा शेयर होगा, इसलिए नॉन हाउसिंग डेट पेमेंट्स को रफली 15% तक रखना एक रीजनेबल बेंचमार्क माना जा सकता है।
और इसी के साथ हम आते हैं अपने अगले मेट्रिक पर। डेट टू एसेट रेशो एक सॉल्वेंसी मेट्रिक है जो आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ को असेस करने में हेल्प करता है। इसे कैलकुलेट करने के लिए आप अपने टोटल डेट को टोटल एसेट से डिवाइड करते हो। आपकी टोटल डेट में सारे लोन्स, क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग और कोई भी ऐसी लायबिलिटी होगी जो आपको रीपे करनी है। वहीं टोटल एसेट्स में बैंक बैलेंसेस, इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टी की वैल्यू, व्हीकल्स, गोल्ड और बाकी एसेट्स इंक्लूड होंगे। एक हेल्थी डेट टू एसेट रेशो जनरली 50% से कम माना जाता है, यानी आपका टोटल डेट आपके टोटल एसेट्स से आधे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपके एसेट्स में से सारे डेट्स माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचता है वो आपकी नेट वर्थ होती है। जैसे जैसे डेट टू एसेट रेशो बढ़ता है वैसे वैसे आपका सॉल्वेंसिंग रिस्क भी बढ़ता है। लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है कि ये रेशो एज के साथ नेचुरली चेंज होता है। यंग एज में जब एसेट्स कम होते हैं लेकिन आपने लोन्स लिए होते हैं तो ये रेशो 60 से 80% तक भी जा सकता है। जैसे जैसे आप एसेट्स एक्यूमुलेट करते हैं ये रेशो ग्रेजुअली इंप्रूव होने लगता है और रिटायरमेंट के आसपास आइडली ये रेशो सबसे कम होना चाहिए, यानी आपके पास साइजेबल एसेट्स होने चाहिए और डेट बहुत कम या बिल्कुल ना हो। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट मेट्रिक की। एक सर्वे के अकॉर्डिंग 63% इंडियंस रियल एस्टेट को अपनी प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट चॉइस मानते हैं। ये इक्विटीज के 22% और गोल्ड के 7% प्रेफरेंस से काफ़ी आगे है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले साल के कंपैरिजन में प्रेफरेंस 4 परसेंटेज पॉइंट बढ़ी है, मतलब मोमेंटम भी काफ़ी स्ट्रांग है। लेकिन इन्वेस्टमेंट्स के रूप में रियल एस्टेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लिक्विडिटी। अगर आपको अर्जेंटली पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो आप रियल एस्टेट को ओवरनाइट सेल नहीं कर सकते और ऑनेस्टली इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको तुरंत ऐसा बायर मिल जाएगा जो आपके डिज़ायर्ड प्राइस पे करने के लिए रेडी हो। इसलिए लिक्विडिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मेट्रिक है और इसे असेस करने के लिए एक अच्छा तरीका है लिक्विड एसेट्स टू नेटवर्थ रेशो। लिक्विड एसेट्स वो होते हैं जिन्हें आप जल्दी और रिलेटिवली सेफली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट सिग्निफिकेंट लॉस। इसमें कैश, सेविंग्स अकाउंट बैलेंसेस, एफडीज, आरडीज, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स और सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड होते हैं। और नेटवर्थ जैसे हमने पिछले पॉइंट में डिस्कस कर चुके हैं आपके टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज या डेट के बराबर होती है। सिंपल वर्ड्स में ये मैट्रिक बताता है कि जो वेल्थ आप एक्चुअली ओन करते हो उसका कितना परसेंटेज कैश या नियर कैश फॉर्म में अवेलेबल है। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि लिक्विड एसेट्स इमरजेंसीज के टाइम पर एक सेफ्टी कुशन का काम करते हैं। ये आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसे स्टॉक्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट और गोल्ड को फोर्स लिक्विडेशन से बचाते हैं। अब अगर इमरजेंसी में आपको इन्वेस्टमेंट बेचनी पड़ जाएं तो हो सकता है कि आपको उनके गलत टाइम पर सेल करना पड़े जब मार्केट्स डाउन हो। लिक्विड एसेट्स आपको ऐसी सिचुएशन से प्रोटेक्ट करती हैं, साथ ही ज़रूरत के वक्त ये आपको अननेसेसरी डेट लेने से भी बचा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इमरजेंसी फंड ऑलरेडी है तो फिर अलग से लिक्विड एसेट्स की क्या ज़रूरत है। एक्चुअली आपका इमरजेंसी फंड भी इन लिक्विड एसेट्स का ही एक हिस्सा हो सकता है। लेकिन सिर्फ इमरजेंसी फंड पर डिपेंड रखने के बजाय अगर आपकी नेटवर्थ का कम से कम 15% लिक्विड एसेट्स में हो तो आपके पास एक काफ़ी वाइड सेफ्टी नेट हो सकता है। अगर आपके लिक्विड एसेट्स आपकी नेटवर्थ से 15% या उससे ज़्यादा हैं तो आप सिर्फ इमरजेंसीज के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो, बल्कि आप पूरी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के पास एक कंफर्टेबल कैश बफर है। और इसी के साथ चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर। इस पॉइंट को समझने के लिए क्विक पर्सनल एग्जांपल शेयर करता हूं। मेरा एक कज़न है जिसने एक्सपेंसिव वॉचेस कलेक्ट करने का काफ़ी शौक है। एक बार मैंने उससे पूछा कि वो इतने एक्सपेंसिव वॉचेस पर क्यों स्पेंड करता है। उसका जवाब था कि ये वॉचेस एसेट्स हैं, इसलिए वो एक्चुअली इनमें इन्वेस्ट कर रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि बहुत से लोग कंजम्पशन आइटम्स को भी इन्वेस्टमेंट्स मान लेते हैं, जो हमेशा जस्टिफाइड नहीं होता। जैसे कि जिस घर में आप रहते हैं, ज्वेलरी, कैश, पेंटिंग्स और ऐसी कई चीज़ें असल में कंजम्पशन एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट एसेट्स नहीं। इन्वेस्टमेंट एसेट्स वो होते हैं जो आप प्राइमरली रिटर्न जनरेट करने के लिए खरीदते हैं, ना कि यूज़ करने के लिए, जैसे म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, एनपीएस, गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और ऐसे दूसरे एसेट्स। इसलिए आपके इन्वेस्टमेंट एसेट्स आपके नेटवर्थ या टोटल एसेट्स का कम से कम 50% या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप फ्यूचर के लिए एक्चुअल वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। So as per this criteria, your investment assets should be 50% or above of your total assets so that you can actually build wealth for the future. जैसे जैसे आप रिटायरमेंट के करीब पहुंचते हैं, इन्वेस्टमेंट एसेट्स पर आपकी डिपेंडेंस नेचुरली बढ़ जाती है, इसलिए उनका शेयर भी बढ़ना चाहिए। अब सबसे कॉमन कंजम्पशन एसेट जिसे लोग अपनी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट समझते हैं वह है उनका सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। अक्सर लोग अपने घर की वैल्यू बढ़ने की बात करते हैं और उस एप्रिसिएशन को अपनी इन्वेस्टमेंट सक्सेस मान लेते हैं।
लेकिन अगर आपका इंटेंशन घर को कभी बेचना नहीं है और आप उसमें सिर्फ रहना चाहते हैं, तो उसकी नोशनल प्राइस एप्रिसिएशन का प्रैक्टिकल बेनिफिट बहुत लिमिटेड है। हाँ, डिफिकल्ट टाइम्स में वो एक फॉलोबैक ऑप्शन ज़रूर बन सकता है, लेकिन क्या उसे इन्वेस्टमेंट कहना सही होगा? शायद नहीं। ऑफ कोर्स, अगर आपने एक एडिशनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के पर्पज से खरीदी है और उसे फ्यूचर में बेचने का प्लान है, तो उसे इन्वेस्टमेंट एसेट क्लासीफाई किया जा सकता है। हालांकि वो रिलेटिवली इलिक्विड इन्वेस्टमेंट जरूर होगी। इसलिए कंजम्पशन एसेट्स और इन्वेस्टमेंट एसेट्स के बीच का डिफरेंस क्लियरली समझना बहुत ज़रूरी है। फोकस इन्वेस्टमेंट एसेट्स बिल्ड करने पर रखिए और कंजम्पशन एसेट्स को उतना ही रखें जितना ज़रूरत हो। और चलिए अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। रिटायरमेंट या फाइनेंशियल फ्रीडम कॉर्पस कैलकुलेट करने के मल्टीपल वेज होते हैं। हमने अपनी पहली वीडियोस में इनमें से कुछ मेथड्स डिस्कस किए थे, इंक्लूडिंग द फायर मूवमेंट। उन्हीं मेथड्स में से एक है 25 टाइम्स रूल। ये इनवर्स है पॉपुलर 4% रूल का। द 25x रूल कहता है कि आपका रिटायरमेंट कॉर्पस आपकी पोस्ट रिटायरमेंट एनुअल एक्सपेंसेस फॉर द फर्स्ट ईयर का 25 टाइम्स होना चाहिए। अब ये चेक करने के लिए कि आप इसे अचीव करने के लिए सही ट्रैक पर हो, अगर कुछ एज रिलेटेड माइलस्टोन पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि 30 की एज में आपकी सेविंग्स आपकी एनुअल सैलरी के बराबर होनी चाहिए। 40 की एज में एनुअल सैलरी का 3x, 50 तक 6x और 60 के एज तक पहुंचते पहुंचते ये 8x होनी चाहिए। रिटायरमेंट सेविंग्स में आप अपने EPF, NPS, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स और एनी अदर इन्वेस्टमेंट ऐड कर सकते हो जो अपने रिटायरमेंट के लिए रखा है। चलिए इससे एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लीजिए आपकी करंट एनुअल इनकम 12 लाख है और आप अभी 30 साल के हैं। आप 60 के साल में रिटायर होना चाहते हैं। अगर आपके एक्सपेंसेस आपकी इनकम यानी कि 12 लाख या 70% हैं, तो आज के हिसाब से आपका एनुअल एक्सपेंस 8.4 लाख हुआ। अब अगर इन्फ्लेशन 6% रहे तो अगले 3 साल में ये एक्सपेंस इन्फ्लेट होकर 48 लाख पर ईयर हो जाएगा। और अगर हम 25x रूल अप्लाई करें तो रिटायरमेंट के टाइम आपको 12 करोड़ का कॉर्पस चाहिए होगा। अब कुछ ऐसे बेंचमार्क देखते हैं जिससे आप ये असेस कर सकें कि अलग अलग टाइम पर आपकी कितनी सेविंग्स होनी चाहिए। जैसे कि 30 की एज तक आपकी एनुअल इनकम का 1x, 40 की एज तक 3x, 50 की एज तक 6x और 60 पहुँचते पहुँचते 8x सेविंग्स आपके पास होनी चाहिए। एज्यूम करते हैं कि 30 से 40 के बीच आपकी एनुअल सैलरी 12% एवरेज से ग्रो करती है, 40 से 50 के बीच 8% एनुअली ग्रो करती है और 50 से 60 के बीच 6% एनुअली ग्रो करती है। स्क्रीन पर जो आप टेबल देख रहे हैं उसके हिसाब से एज 40 तक आपके पास 1.1 करोड़ की रिटायरमेंट सेविंग्स होनी चाहिए, एज 50 तक ये फिगर 4.83 करोड़ होनी चाहिए और एज 60 तक 11.53 करोड़। नोटिस कीजिए कि 11.53 करोड़ का फिगर 25x रूल से निकले 12 करोड़ के फिगर के काफ़ी क्लोज है, यानी दोनों ही तरीके एक दूसरे के परफेक्टली मैच करते हैं। ऑफ कोर्स ये लाइफ में ये फिगर्स काफ़ी डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ऐसे ब्रॉड बेंचमार्क आपको ये असेस करने में हेल्प करते हैं कि आप फाइनेंशियली सही ट्रैक पर हैं या नहीं। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट कैवियत भी है। 4% रूल यानी 25 टाइम्स रूल शायद इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सुटेबल नहीं हो, क्योंकि यहाँ इन्फ्लेशन डेवलप कंट्रीज़ के कंपैरिजन में जनरली हायर रहती है। इसलिए रिटायरमेंट कॉर्पस कैलकुलेट करते वक्त 25 टाइम्स की जगह 28 से 33 टाइम्स पोस्ट रिटायरमेंट एक्सपेंसेस टारगेट करना एडवाइजेबल है। कॉन्सिक्वेंटली आपकी एज बेस्ड मल्टीपल्स भी 12% से 32% तक रिवाइज हो सकते हैं। और इसी के साथ ही हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। ये फाइनल मैट्रिक है, एक्चुअली पहले डिस्कस के सारे मैट्रिक्स का एक कंबाइंड रिजल्ट है। अगर आप पिछले 8 मैट्रिक्स पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो ये 9th मैट्रिक ऑटोमेटिकली सही ट्रैक पर रहेगा। इस मैट्रिक को इवैल्यूएट करने के लिए आपको बस ये चेक करना है कि क्या आपकी नेटवर्थ लगातार हर साल बढ़ रही है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, नेटवर्थ का मतलब है आपके टोटल एसेट्स माइनस टोटल एबिलिटीज़, यानी एक सारा पैसा जो आपको दूसरों के लौटाना है। टोटल एसेट्स में आपके इन्वेस्टमेंट्स, हाउस, ज्वेलरी, व्हीकल्स और बाकी वैल्यूएबल एसेट्स आते हैं, और लाइबिलिटीज़ में आपके सारे लोन्स, डेट और क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स। अगर ये नंबर 0 से ज़्यादा है तो आप फाइनेंशियली सॉल्वेंट हो। थ्योरेटिकली अगर आप आज अपना सारा डेट रीपे कर दो तो भी आपके पास एक पॉजिटिव बैलेंस रहेगा। अगर आप अपने करियर के शुरुआती फेज़ में हो तो ये नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि उस स्टेज पर लाइबिलिटीज़ ज़्यादा और एसेट्स कम होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप एसेट्स एक्युमुलेट करते हैं आपकी नेटवर्थ पॉजिटिव हो जाती है और फिर ग्रेजुअली ग्रो करेगी। ऑफ कोर्स मार्केट फ्लक्चुएशंस और पर्सनल सर्कमस्टांसिस की वजह से ये हर साल इंक्रीज़ हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन 3 से 5 साल के पीरियड में इट शुड शो साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट। अगर आपकी नेटवर्थ ग्रो कर रही है तो इसका मतलब है कि आप स्पेंडिंग से ज़्यादा सेविंग्स कर रहे हैं, आपके इन्वेस्टमेंट्स ग्रो कर रही हैं, आप अपना डेट रिड्यूस कर रहे हैं और आपके एसेट्स की वैल्यू अपशिफ्ट कर रही है। ओवरऑल ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि आप फाइनेंशियली सही ट्रैक पर हैं। ऑफकोर्स यहाँ रेट ऑफ चेंज भी मैटर करता है और एक हाइयर रेट हमेशा लोअर रेट से ज़्यादा डिज़ायरेबल होता है।
एज अ जनरल रूल आपकी नेटवर्थ की ग्रोथ इन्फ्लेशन से फास्टर होनी चाहिए, क्योंकि तभी आप रियल टर्म से वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। अब ये रेट ऑफ चेंज तब हाई हो सकती है जब आप यंग हो और आपका बेस स्मॉल हो, और जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते हैं ये थोड़ा लो हो सकती है। और याद रखिए, एक बड़े कॉर्पस पर थोड़ा सा चेंज होना कोई बुरी बात नहीं है। और इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड पर पहुंच गए हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डिड, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आई विल बी बैक सून विद अनदर वीडियो। टिल देन, टेक केयर। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.